हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जिस तरीके से कर रहे हैं, जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है अब पढ़ लीजिए, क्योंकि 8 से 10 दिन, 8 दिन ही हैं आपके पास, ज़्यादा टाइम तो खैर नहीं है। लेकिन 8 दिन में भी अगर अच्छे एफर्ट्स लगाएंगे तो भी अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। क्योंकि देखो, जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो जितना भी हम एफर्ट्स लगाते हैं, तो हम एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाते हैं। दूसरी बात, एग्जाम के पास देखो नेचुरली है ये चीज़ कि आप पूरी साल पढ़ें तो इतना अच्छा फोकस नहीं बनेगा जितना एग्जाम के नज़दीक बनता है। जब एग्जाम नज़दीक होता है तो जो चीज़ आप पढ़ते हैं वो सीधा दिमाग में जाती है, और जिसने कुछ नहीं पढ़ा होता है वो तो पूरी बुक भी पढ़ लेगा तो भी अच्छा दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ऐसा होता है कि एग्जाम के पास हमारी कैचिंग पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो जिसने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है वो पढ़ लें, रिवीजन सीरीज ही पढ़ लेंगे तो भी अच्छे नंबर ले आएंगे। बना के लिख सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बुक में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, थ्योरी बहुत बार बोरिंग लगने लगती है। तो आप रिवीजन सीरीज देख सकते हैं। रिवीजन सीरीज में हमने कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन कंप्लीट किया है, उसके 4 पार्ट है, चारों पार्ट को देख लीजिए, आपकी पूरी बुक कवर हो जाएगी। ठीक है, फिलोसफी हमने कंप्लीट की है, तो फिलोसफी की 4 पार्ट में हुई है, फिलोसफी देख लो। और आज हम करेंगे ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, ये भी कल या परसों तक कंप्लीट हो जाएगी। फिर टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी रहेगी, 2 दिन में उसे निपटा लेंगे, 2 या 3 दिन में आपके चारों सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, जो 4 कॉमन सब्जेक्ट हैं। तो जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, रिविजन सीरीज देख लेंगे फटाफट, तो भी अच्छा रेस्पॉन्स होगा, अच्छा आपका पेपर जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आए हैं तो फर्स्ट चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाएं। यहाँ पे सीटेट की क्लासेस चल रही हैं रेगुलर बेसिस पे, बीच में 1-2 बार की ऑफ भी हो जाती है। क्यों, अब जब आपके बीएड के एग्जाम हो जाएंगे ना, फिर पूरा फोकस इसी चैनल पे रहेगा। फिर जैसे अब यहाँ मैराथन्स कर रहे हैं, फिर यहाँ करेंगे सारे सब्जेक्ट की थ्योरी मैं कराऊंगी। मैंने पिछली बार भी कराई थी जब चैनल स्टार्ट किया था, अब दोबारा से कराऊंगी बिल्कुल नए तरीके से, फ्लुएंसी के साथ, अच्छे तरीके के साथ, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपको। तो आपका सीटेट भी पास हो जाएगा इसी बार, जिसने भी फॉर्म फिल किया है। ठीक है, जिसने फॉर्म फिल नहीं किया है वो पढ़ लेना, वो पहले से ही तैयारी कर लेना। अभी से तैयारी करेंगे तो दिसंबर वाला सीटेट आपका पास हो जाएगा। ठीक है, तो दिसंबर में तो आपको सीटेट देना ही है जिसने अब नहीं दिया है। ठीक है, अब भी दे देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, फॉर्म फिल कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर दीजिए। जिसने नहीं किया है अभी तो शायद लास्ट डेट बचती है, कर दो भाई। वैसे तो सेंटर आसपास के फुल हो गए होंगे, लेकिन दूर आ जाएगा। ये देखो, अब आपके बीएड के एग्जाम हो जाएंगे तो आपके पास टाइम भी है पढ़ने का, है ना, और अब पेपर क्लियर हो जाएगा, फिर आगे वैकेंसी की तैयारी कर लेना। देखो, गवर्नमेंट एग्जाम को अगर 4-5 साल दे रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, सिर्फ 1 या 2 साल दो, होता है ठीक है, नहीं तो कुछ और करने लग जाओ साइड बाय साइड, है तो प्राइवेट टीचिंग कुछ भी करो, लेकिन करो। ठीक है, बाकी यूपी टेट भी आने वाला है, यूपी टेट की सीडीपी हमने कर रखी है, 25 से 30 क्लासेज हैं सीडीपी की, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, इक्वली हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है चैनल का। बाकी चलते हैं आगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं भावना त्यागी ऑफिशियल सर्च करके। बाकी वहाँ जो आपको पूछना है, आपकी जो भी क्वेरी हो, आपको थैंक यू बोलना है, आपको क्वेरी बोलनी है, आपको जो भी कहना है कह सकते हैं यहाँ पे मैसेज करके। ठीक है, बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी, टेलीग्राम आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। कॉलेज विद भावना के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो कॉलेज विद भावना सर्च कर लेंगे तो शायद मे भी मिल जाएगा, सर्च करने से भी 850 के पास वहाँ स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा नहीं है। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी मिल सकता है, वहाँ से मिल जाएगा, मिल सकता नहीं है। बाकी कमेंट में कमेंट्स कर दीजिए, मैं वहाँ भी पिन कर देती हूँ अगर मुझे टाइम लगता है तो। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, इसकी ये सीरीज़ का पार्ट 1 रहेगा। देखते हैं कितनी देर तक चलता है, कितनी देर तक मैं करा पाती हूँ, बाकी आप लोगों का रेस्पॉन्स क्या रहता है। तो स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी को, इसे ग्रोइंग अप एज अ लर्नर भी कहते हैं, अधिगमकर्ता का विकास, या फिर सिंपल में ही इसे साइकोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारी साइकोलॉजी है। ठीक है, इसका नाम ही ग्रोइंग अप एज अ लर्नर है, बाकी साइकोलॉजी हम इसे कहते हैं, जिसे आप सीटेट में जाके चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कहते हैं, वो भी इसी से ही बनती है। ठीक है, तो ये जो पेपर है आपका वहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सीडीपी के लिए, और जो यूपी टेट की सीडीपी आती है उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सारे थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइकोलॉजी होती क्या है, मनोविज्ञान क्या होता है। देखो, नाम से पता चल रहा है मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान, है ना, नाम से पता चल रहा है ना। तो साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलके बनी है, साउल से और लोगस से। ठीक है, ग्रीक वर्ड से मिलके बनी है, इसका मतलब है स्टडी ऑफ साउल, यानी
आत्मा का विज्ञान, आत्मा का अध्ययन। अब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए, सभी ने अपने अपने विचार दिए। किसी ने कहा कि साइकोलॉजी क्या होती है, आत्मा का अध्ययन होती है। किसी ने कहा है मन मस्तिष्क का विज्ञान होता है साइकोलॉजी। तो आत्मा का अध्ययन किसने कहा, 16वीं शताब्दी में अरस्तु आए, जिसे हम इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। प्लेटो आए, डेकार्टे आए, बहुत सारे दर्शन शास्त्री आए, जिन्होंने कहा कि भाई साइकोलॉजी क्या है, आत्मा का अध्ययन है, इसके अंदर हमारे मन को पढ़ा जाता है। ठीक है भाई, जैसे हमें कुछ हो जाए तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो क्या करता है, हमारा मन ही तो पढ़ता है। अच्छा इसे ये सिम्टम है, अच्छा ये लक्षण है, ऐसे ऐसे एक्टिविटीज करता है, तो वो क्या करता है, हमारे मन को पढ़ता है। तो बहुत सारे 16वीं शताब्दी में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने कहा कि यह आत्मा का अध्ययन है। ठीक है, 17वीं शताब्दी में इटली के दर्शन शास्त्री आए, जैसे कि पेम्पोलॉजी है, उन्होंने कहा कि मन मस्तिष्क का विज्ञान है, यानी सारा दिमाग का खेल है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स आए, विलियम वुंट आए, जेम्स सली आए। इन्होंने कहा चेतना का विज्ञान है, यानी जो कॉन्शियसनेस है, जो हम चेतन रहते हैं, वो है चेतना का विज्ञान है साइकोलॉजी। ठीक है, फिर उसके बाद 20वीं शताब्दी में वाटसन जी आए, हल आए। हल क्या है, हल भी साइकोलॉजिस्ट हैं। थॉर्नडाइक आए, पैवलोव आए, स्किनर आए। इन्होंने कहा व्यवहार का अध्ययन है, यानी जो हम बिहेवियर करते हैं वही साइकोलॉजी है। ठीक है, तो सबने अपने अपने व्यू दिए, लिख सकते हैं बना के। आगे चलते हैं, फिर डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्किनर ने डेफिनेशन दिया है, बाकी बहुत सारी डेफिनेशन है, बुक के अंदर भी है, सैम्पल पेपर के अंदर भी है, तो जो भी आपको इजी लगे वो पढ़ सकते हैं। स्किनर ने कहा कि साइकोलॉजी क्या है, डील्स विद रिएक्शन टू एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन दैट लाइफ प्रेजेंट, यानी साइकोलॉजी क्या होती है, जो हमारी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, जो हमारी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आ रहा है, अच्छी चीज़ आ रही है, बुरी चीज़ आ रही है, उसमें हम कैसे रिएक्ट करते हैं, वो साइकोलॉजी है। इन सब चीज़ों से क्या है, साइकोलॉजी डील करती है। ठीक है, By response or behavior is meant all forms of reaction, adjustment, activities and experience। देखो वही बात है ना कि हम कैसे रेस्पॉन्स करते हैं सिचुएशन में, कैसे बिहेव करते हैं, इसका मतलब है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे हम हर जगह एडजस्ट कर लेते हैं। कहीं हम नई जगह जा रहे हैं तो हम वहाँ कैसे अपने आप को एडजस्ट करेंगे, कैसे वहाँ जाके अनुकूल करेंगे, कैसे अपना समायोजन बैठाएंगे, हैं वहाँ के लोगों के साथ किस तरीके से घुलेंगे मिलेंगे। ठीक है, एक्टिविटीज़ हमारी क्या होंगी, कैसे एक्सपीरियंसेस होंगे, तो सारी चीज़ें क्या है, साइकोलॉजी है ये। ठीक है, साइकोलॉजी के अंदर क्या है, हर प्रकार की स्थितियों के प्रति प्रतिक्रियाओं से संबंधित है, जो जीवन प्रस्तुत करता है, जो हमारी लाइफ में चीज़ें होती हैं। प्रतिक्रिया है, व्यवहार से अभिप्राय है, सभी प्रकार की प्रतिक्रिया समायोजन गतिविधियों और अनुभवों से है। ठीक है, डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। अब है नेचर ऑफ साइकोलॉजी। नेचर ऑफ साइकोलॉजी, अगर इसकी प्रकृति देखें तो ये एक प्रोसेस की तरह काम करती है, कि मतलब चलती रहती है, एक प्रक्रिया की तरह काम करती है। भाई हमारा बिहेवियर है वो एक प्रक्रिया ही तो है, चलता रहता है। ऐसा थोड़ी कि आज हम बिहेव कर रहे हैं, कल हम बिहेव करना बंद कर देंगे, तो फिर तो हम डेड हो जाएंगे बिल्कुल। एक मतलब ऐसे तो मरा हुआ इंसान ही कर सकता है। तो ये क्या है, प्रक्रिया है। तो इसका चीफ उद्देश्य क्या है, प्रोसेस इज टू असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी किसी भी व्यक्ति का विकास करना, सोशल नीड्स को ध्यान में रखने के बावजूद, ध्यान में रखे हुए। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी का जो नेचर है वो क्या है, एक सतत प्रक्रिया है जो कि कभी खत्म नहीं होता है। इंडिविजुअल अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, यानी कोई भी इंसान अपने आप को समझता है। लर्न टू यूज मैक्सिमम हिज ओन कैपेसिटीज, इंटरेस्ट एंड अदर एटीट्यूड, यानी दूसरे को समझता है, खुद को समझता है, खुद की योग्यताओं को समझता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, मेरा क्या इंटरेस्ट है, दूसरे का क्या है, दूसरे का रवैया समझना। तो मतलब चलता ही रहता है ये प्रोसेस, भाई चलता ही तो रहता है। हमें नया कोई भी इंसान मिलेगा, हम उसे समझेंगे, फिर कल नया मिलेगा उसे समझेंगे। तो ये क्या है, प्रोसीजर चलता रहता है। तो इसका नेचर क्या है, कंटिन्यूअस है, हमारी लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, फॉर्मली या इनफॉर्मली, है ना। डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटीज, यानी क्षमताओं का विकास भी करता है, कि व्यक्ति अपनी वास्तविक छवि मनोविज्ञान से परिचित हो जाता है तो आत्म साक्षात्कार में सहायक होता है, यानी अपनी रियल इमेज से फैमिलियर हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, आत्मसंतुष्टि हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हमें खुद का पता होता है कि भाई हम कितने पानी में हैं, या फिर हमारे अंदर कितने गट्स, हम और क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इंडिविजुअल असिस्टेंट, यानी व्यक्तिगत सहायता भी करता है, इसका नेचर होता है। टास्क ऑफ ट्रेन्ड पर्सन, इस प्रोसेस में क्या है, साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं, काउंसलर की रिक्वायर पड़ती है। यानी अब जैसे कि डिप्रेशन हो जाए तो हम किसके पास जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। तो ये जो नेचर है साइकोलॉजी का, यानी इसमें ट्रेन्ड पर्सन भी मिलते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स। ठीक है, हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट, यानी हम साइकोलॉजी से क्या है, एडजस्ट करना सीखते हैं, तो इसका नेचर क्या है, एडजस्टेबल भी है।
हेल्पिंग इन डेवलपिंग द एबिलिटी ऑफ सेल्फ साइकोलॉजी, यानी आत्म मनोविज्ञान की क्षमता को विकसित करने में सहायक होता है। यानी हमारे खुद के विचारों को जो हम खुद अपनी साइकोलॉजी बनाते हैं, जैसे कि मेरे विचार कुछ हैं, दूसरे के विचार कुछ हैं, मेरी भावनाएं कुछ हैं, दूसरे की कुछ हैं, तो ये भी इसी से डेवलप होती हैं। ठीक है भाई, हमारे मन से ही तो चीज़ें सेट होती हैं सारी। हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर करियर, करियर भी सेट होता है, करियर अपना कुछ भी बना सकते हैं, जो भी हमारी इमेजिनेशन होगी, जिस तरीके से हमारी एक्टिविटीज़ होंगी। साइकोलॉजी एज एन एजुकेशनल सर्विस, एजुकेशनल सर्विस कैसे देती है कि कोई हमें एंजाइटी डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है या ब्रेन डिसऑर्डर है, तो उसमें साइकोलॉजिस्ट हमारी हेल्प करते हैं। क्लाइंट सेंटर्ड इसे माना जाता है इसके नेचर को, क्योंकि क्लाइंट्स की हेल्प होती है, चाहे गाइडेंस को लेके, चाहे काउंसलिंग को लेके, चाहे साइकोलॉजिस्ट को लेके। ठीक है, सब प्रोसेस है एजुकेशन सपोर्टिंग डिवाइस का। साइकोलॉजी एज मोर देन असिस्टेंस, यानी सहायता से अधिक के रूप में मनोविज्ञान। ठीक है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन का क्या मीनिंग है वो तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, हमने फिलोसफी वाले पेपर में भी पढ़ा है कि एजुकेशन क्या होता है। तो एजुकेशन लेटिन शब्द से आया है, एडुकेयर, एडुसेयर और एडुकेंटम। ठीक है, एडुकेयर का मतलब होता है ऊपर लाना या पोषण करना। ठीक है, एडुसेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग फोर्थ और टू ड्रैग आउट, यानी आगे लाना और बाहर निकालना, यानी जो हमारे अंदर निहित चीज़ें हैं, जो हिडन चीज़ें हैं, उन्हें बाहर निकालना। जैसे कि किसी भी इंसान में ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़ाई में इंटेलिजेंट हैं तो आपके अंदर और कला नहीं है, आपके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप डांस में अच्छे हो सकते हैं, म्यूज़िक में अच्छे हो सकते हैं, क्या पता आप बोलने में बहुत अच्छे हो, आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी हो, और भी बहुत सारे एक्सप्रेशन आपके अच्छे हो सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी में आप अच्छे हो सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छे हो सकते हैं। तो एजुकेशन क्या है, अगर हम उस फील्ड में एजुकेशन लें तो हमारी जो निहित चीज़ें हैं उन्हें बाहर निकालने का काम करती है एजुकेशन। ठीक है, जो एडुकेंटम वर्ड है यानी तीसरे वाला जो है, ये दो कंपोनेंट से मिलके बना है, ई और ड्यूको से। ई का मतलब होता है अंदर से बाहर की ओर गति, और ड्यूको का मतलब है विकास या प्रगति करना, अंदर से बाहर की ओर प्रगति करना। ठीक है, आगे चलते हैं डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति, यानी हमारे अंदर मौजूद तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो बाहर किससे आती हैं? एजुकेशन के द्वारा। और गांधी जी क्या कहते हैं? वही डेफिनेशन है कि गांधी जी कहते हैं कि भाई ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए किसी भी इंसान का एजुकेशन के द्वारा, और सर्वांगीण विकास बच्चे का होना चाहिए, या फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात भी गांधी जी ही करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट का हिंदी में मतलब होता है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो गांधी जी कहते हैं कि एजुकेशन से मेरा मतलब है कि आई ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड, मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, यानी शरीर, मन, आत्मा में सर्वश्रेष्ठ का सर्वांगीण चित्रण। कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की। भाई हमने साइकोलॉजी पढ़ी, साइकोलॉजी क्या होती है? मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। तो उसे अगर एजुकेशन से जोड़ दें तो और अच्छी बात हो जाएगी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स इन एजुकेशनल सिचुएशन, कि हम एजुकेशनल सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसका पूरा जो लेना देना है वो किससे है? ह्यूमन बिहेवियर से है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी से है, पर्सनैलिटी से है, उसके ग्रोथ से है, उसके डेवलपमेंट से है, उसके गाइडेंस से है, अंडर द सोशल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। किसके अंडर में? जो सामाजिक प्रक्रिया हो रही है एजुकेशन की। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक स्थिति में मनुष्य के व्यवहार से संबंधित है। यह शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया के तहत मानव व्यवहार या व्यक्तित्व के विकास, यहाँ वृद्धि आता, और मार्गदर्शन के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, यानी साइकोलॉजी को सिर्फ एजुकेशन के साथ जोड़ना है। तो अब तक तो हम क्या पढ़ रहे थे? खाली बिहेवियर पढ़ रहे थे, लेकिन इन्होंने बिहेवियर किसके साथ जोड़ लिया? एजुकेशनल सिचुएशन के साथ जोड़ लिया। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने क्या डेफिनेशन दी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस इज ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज, यानी कोआ कोआ नहीं है, ये क्रो क्रो है। शैक्षिक मनोविज्ञान एक व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने का अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है, यानी हम पूरे जीवन क्या है? सीखते रहते हैं, स्कूल में भी सीखते हैं, बाहर भी सीखते हैं। ठीक है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी यही एक्सप्लेन करती है कि कोई भी इंसान क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता ही रहता है,
स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान का दायरा क्या है या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर पढ़े जाते हैं। तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी अगर बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन देनी है तो टीचर को क्या है समझ होनी चाहिए हेरिडिटी की भी और एनवायरनमेंट की भी। और अगर देखा जाए तो एक साइकोलॉजिस्ट थे मैक्लेवर, उन्होंने कहा था कि जितनी भी क्वालिटीज़ आती हैं वो सारी हेरिडिटी की वजह से आती हैं। लाइफ की क्वालिटीज़ और जो वोकेशनल क्वालिटीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं हमारी एजुकेशन पे। यानी एक तरह से कहते हैं ना कि इसके अंदर तो ये नेचुरल है, जो नेचुरल होता है वो तो हेरिडिटी की वजह से है, और जो बाहर आके चीज़ें मिल रही हैं या फिर हम किस चीज़ पे स्किल्स पे काम कर रहे हैं तो वो एनवायरनमेंट की वजह से है कि हमें इस तरीके का एनवायरनमेंट मिल रहा है कि हम अपने कौशल विकसित कर रहे हैं, स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, है ना। सेकेंड है ह्यूमन साइकोलॉजी और स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी यानी मानव मनोविज्ञान और शरीर की संरचना। तो बच्चे का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी पर्सनैलिटी का क्या, बॉडी। ठीक है, तो हम क्या है हम देखते हैं कि बच्चे का जो दिमाग है और बच्चे की जो बॉडी है एक दूसरे पे एक्ट और रिएक्ट करते हैं, यानी हमारी बॉडी का बैलेंस क्या है वो माइंड से ही बनता है। ठीक है, इंटेलिजेंस एंड मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या है, जब बच्चा एनवायरनमेंट को रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है, रिएक्शन देना शुरू कर देता है, जैसे हम कहते हैं ना कितना समझदार बच्चा हो गया, कितना मैच्योर हो गया, यानी जब चीज़ों को रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है तो वो मैच्योरेशन कहलाता है। इंटेलिजेंस यानी इंटेलिजेंस बच्चे को बाय बर्थ भी मिलती है और एनवायरनमेंट की वजह से भी मिलती है। अगर एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाए बच्चे को तो वो क्या है, उसकी बुद्धि विकसित हो सकती है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ऑफ एजुकेशन, अगर स्टार्टिंग से देखा जाए तो बच्चा क्या है हमेशा सीखता ही रहता है, जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। तो बच्चा पहले इमिटेशन करता है, फिर ऑब्जर्वेशन करता है और फिर धीरे धीरे चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का ही एक सब्जेक्ट है अगर मान सकते हैं। तो बच्चे को क्या है टाइम टू टाइम गाइडेंस चाहिए, सक्सेसफुल अगर उसे अपनी स्टडी में होना है तो गाइडेंस भी चाहिए और काउंसलिंग भी चाहिए। तो इसमें टीचर बहुत हेल्प कर सकता है बच्चे की, उसकी साइकोलॉजी समझ के यानी उसके दिमाग को समझ के, उसके बिहेवियर को समझ के उसी अकॉर्डिंग गाइडेंस दे सकता है, उसी अकॉर्डिंग काउंसलिंग दे सकता है कि तुम्हें अपना करियर क्या सेट करना है, तुम्हें क्या करना है अपनी लाइफ में, कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। तो ये गाइडेंस ही तो होती है। साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग। साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग क्या है, यानी बच्चों की साइकोलॉजी समझ के टीचर को उसी अकॉर्डिंग पढ़ाना है। टीचर क्या है, अगर रूसियो थे एक साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा था कि टीचर क्या है गार्डनर की तरह काम करता है, यानी जो गार्डन को देखने वाले होते हैं गार्डनर की तरह काम करता है और बच्चे उसके अंदर क्या है फ्लावर की तरह रहते हैं, जिन्हें टीचर को क्या है अच्छी तरीके से उनके अंदर पानी और पोषण देना होता है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ द इंडिविजुअल और ईगो एंड द सोशल एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड। ईगो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पर्सनैलिटी का। ईगो को हम बहुत बार घमंड भी कह देते हैं, ये लेकिन ये क्या होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस मानना चाहिए। लेकिन अगर ये थोड़ा सा इसका लेवल ऊपर हो जाता है तो ये घमंड में बदल जाता है ना। जैसे किसी किसी में बहुत ज़्यादा घमंड होता है। तो अगर सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये डेवलप हो रहा है तो ये ईगो क्या है धीरे धीरे डेवलप होती चली जाती है। ठीक है, तो टीचर को ये भी चीज़ समझनी चाहिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर बच्चे की सारी पर्सनैलिटी को देखा जाता है, हर एक इंडिविजुअल की ईगो को देखा जाता है, उसका सोशल एस्पेक्ट देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, यानी जो एम है एजुकेशन का वो क्या है बच्चे के चरित्र का निर्माण करना भी है। मीजरमेंट क्या है, अगर मीजरमेंट की बात करें तो हम बच्चे की इंटेलिजेंसी को माप सकते हैं, उसकी कैपेसिटीज़ को माप सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे आईक्यू टेस्ट भी होते हैं, हमने देखा है आईक्यू टेस्ट क्या होता है, मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 यानी MA/CA इंटू 100। तो हम क्या है बच्चे की इंटेलिजेंसी को माप सकते हैं, बच्चे की कैपेसिटीज़ को माप सकते हैं। मेंटल हाइजीन एंड एबनॉर्मलिटीज़ यानी मानसिक स्वच्छता और असामान्यता है। तो मेंटल हाइजीन और एबनॉर्मलिटीज़ जो है इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, जिसमें हम क्या है स्पेशल तरह की एजुकेशन देते हैं कैसे बच्चों को, एबनॉर्मल बच्चों को, और उन्हें हेल्थ के बारे में बताया जाता है। इसके अंदर हम बच्चों की क्या है बिहेवियर की स्टडी करते हैं, जैसे कि हम साइकोलॉजी के अंदर करते हैं। तो एजुकेशन को एजुकेशन साइकोलॉजी के साथ जोड़ें तो उसके अंदर भी हम बच्चों के बिहेवियर की स्टडी करते हैं कि क्लास में कौन किस तरीके से बिहेव कर रहा है।
स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अलग अलग बच्चे का हम देखते हैं कि कौन बच्चा किस तरीके का है, किसका नेचर कैसा है, किसका बिहेवियर कैसा है। लेइंग डाउन ऑफ द करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं बच्चे के अकॉर्डिंग। ये सब टीचर पे डिपेंड होता है, टीचर ही तो जज करता है कि कौन सा बच्चा कैसा है, किसका बिहेवियर कैसा है, कौन एबनॉर्मल है, मेंटल हाइजीन के बारे में बताना है, करिकुलम बच्चों के अकॉर्डिंग देना है, स्पेशल एटीट्यूड वाले बच्चों पे अलग से ध्यान देना है। ठीक है। अब है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब कैसा इसका नेचर है, ये क्या है, एक ब्रांच है साइकोलॉजी की। भाई ब्रांच ही तो है, मेन तो साइकोलॉजी है। जब साइकोलॉजी को एजुकेशन के साथ जोड़ दिया तो वो एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गई। इसके बहुत सारे आप और भी ब्रांचेस देख सकते हैं, जैसे कि चाइल्ड साइकोलॉजी है, हम चाइल्ड साइकोलॉजी CDP जिसे कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं साइकोलॉजी की। इसी तरीके से एक ब्रांच है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है। अप्लाइड साइकोलॉजी है ये, इट्स एप्लीकेशन मेक्स ह्यूमन एजुकेशन इफेक्टिव। जो इसे जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारी एजुकेशन और भी प्रभावी बन जाती है। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल एंड मेंटल फैकल्टीज पढ़ते हैं, किसी भी इंसान के बिहेवियर को पढ़ते हैं। ठीक है। केवल मनुष्य के शारीरिक मानसिक क्षमता और व्यवहार का अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। स्टडीज द इनेट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी मानव व्यवहार के सहज और पर्यावरणीय कारकों का अध्ययन करते हैं। डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान के बीच क्या अंतर है। तो साइकोलॉजी क्या है, एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है, यानी स्वतंत्र विषय है। तो इसी के अंदर क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी आती है, तो वो इसकी ब्रांच है। ठीक है। जैसे मैं अभी बता रही थी कि चाइल्ड साइकोलॉजी भी होती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी भी होती है, और भी बहुत सारी साइकोलॉजी होती है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है। साइकोलॉजी क्या है, एक साइंस है, और एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, एक अप्लाइड साइंस है, जिसे हम अप्लाई करते हैं। स्कोप जो है साइकोलॉजी का वो बहुत ज़्यादा वाइड है। एंड द बेसिक मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा नैरो है, यानी छोटा है। इसके अंदर हम बस क्या पढ़ते हैं, बेसिक मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग फैक्टर ह्यूमन बिहेवियर के। ठीक है। अब पढ़ते हैं चिल्ड्रंस के बारे में, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। ये सारे आपने देखे भी होंगे, मैंने अलग अलग से भी टॉपिक इनके बनाए हुए थे। आज हम कर रहे हैं रिवीजन। तो मेंटली रिटार्डेड क्या होता है, मानसिक रूप से पिछड़ा बच्चा। ठीक है। मानसिक यानी दिमाग से जो पिछड़ रहा है। तो मेंटली रिटार्डेड या फिर पिछड़ेपन या फिर मंद बुद्धिपन से क्या मतलब है कि जो लो इंटेलिजेंट है, यानी कम होशियार है, कि या तो शरीर के वजह से या फिर दिमाग की वजह से, कुछ ना कुछ दिमाग में बीमारी है या फिजिकली कुछ दिक्कत है, उसकी वजह से जो बच्चा कमज़ोर होता है और अपने एज लेवल के जो बच्चे हैं उनका भी काम नहीं कर सकता, उनके बराबर भी नहीं आ सकता, उसे हम क्या बोलते हैं, मेंटली रिटार्डेड बोलते हैं, मानसिक रूप से मंद बोलते हैं। ये बच्चे जो हैं ये एवरेज बच्चों से कम इंटेलिजेंट होते हैं। पहले के टाइम पे अगर देखा जाए तो इन बच्चों को बैकवर्ड चिल्ड्रन बोलते थे, लेकिन बट अकॉर्डिंग टू सम साइकोलॉजिस्ट एट प्रेजेंट मेंटली रिटार्डेड आर दोज चिल्ड्रन हु possesses लेस इंटेलिजेंस देन एवरेज। यानी आज के समय में देखा जाए तो कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार वर्तमान समय में मानसिक मंदित बच्चे वे हैं जिनके पास औसत से कम बुद्धिमान जन्म से ही, और जो समाज के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम नहीं है, यानी सोसाइटी के साथ अच्छी तरीके से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, और जो एवरेज बच्चे हैं जो 70-80 वाले हैं उनसे भी कम ही होते हैं। ठीक है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। मानसिक रूप से मंद बच्चों की विशेषताएं क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पसीनों से बुरा हाल है। तो कुछ बच्चे क्या है, बहुत इसमें सच चिल्ड्रन डेवलप मोर स्लोली देन नॉर्मल चिल्ड्रन, यानी ऐसे बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा धीरे धीरे विकसित होते हैं, यानी इनका विकास बहुत स्लो होता है। इनका IQ 50 से 70 के बीच होता है। ये स्लो लर्नर होते हैं, यानी धीमी गति से सीखते हैं। सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। भाई सेल्फ सेंटर्ड तो ये अपने आप ही हो जाएंगे, क्योंकि सोसाइटी ऐसे बच्चों को जीने नहीं देती है। अगर कोई पढ़ाई में बिल्कुल डल हो तो उन पे क्या है, सोसाइटी इस तरीके से देखते हैं, समाज के लोग, जैसे पता नहीं इन्होंने क्या गुनाह कर दिया हो। कैन नॉट ईजिली एडजस्ट विद द सोसाइटी, ये समाज के साथ जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की इनके अंदर कमी होती है, सहमे सहमे से होते हैं, डरे डरे। इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, यानी इनके जो इमोशन हैं वो स्टेबल नहीं होते। हंसना रोना ये पता नहीं है कि कितना ज़्यादा हंस दें, कितना कम हंस रहे हैं, कब हंसना है कब रोना है।
ये सही तरीके से सोच भी नहीं पाते, ना इमेजिनेशन कर पाते हैं, कल्पना नहीं कर पाते, विश्लेषण भी नहीं कर पाते हैं और कोई डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को सारी चीज़ें लेट सीखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा देर से सीखते हैं। जैसे कि बैठना, उठना, चलना। कोई बच्चा आपने देखा होगा कि बहुत लेट बोलना सीखता है, 4-4 साल, 5-5 साल में बोलना सीख रहा है, या लेट चलना सीख रहा है, बैठना सीख रहा है, तो उसकी वो भी कारण हो सकता है। बहुत धीमी गति से सीखते हैं, इनका स्वास्थ्य भी बहुत बार बेकार ही रहता है, मतलब बीमार ही चलते रहते हैं, इनकी रिएक्शंस भी बहुत स्लो होती हैं। अगर इनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक देखी जाए तो 3 कैटेगरी वैसे इनकी होती हैं। एक एडुकेबल यानी जिसे हम पढ़ा सकते हैं स्कूलों में, एक ट्रेनेबल कि हाँ ट्रेनिंग दी जा सकती है, और एक कस्टोडियल जिनका कुछ नहीं हो सकता, जिनकी जो दूसरों की हेल्प से ही जीते हैं पूरा जीवन। इनका आईक्यू देख लीजिए 50 से 75 के बीच, ट्रेनेबल का 25 से 50 के बीच, और कस्टोडियल 0 से 25। एडुकेबल यानी शिक्षा योग्य, यानी जिसे हम शिक्षा दे सकते हैं, तो इनमें माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होता है, यानी थोड़ा बहुत ही पिछड़ापन होता है, थोड़ी बहुत इनकी मानसिक बुद्धि कम होती है, तो इन्हें हम कैटेगरी में कहते हैं एडुकेबल यानी पढ़ाने योग्य। इन्हें हम थोड़ा बहुत एकेडमिक सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, और सोशल स्किल यानी सामाजिक कौशल इनके अंदर विकसित कर सकते हैं। ये क्या है, ये ट्रेवल भी कर सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अपनी लोकेलिटी में जा रहे हैं, और ड्यूरिंग अडल्टहुड ये सही तरीके से अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एजुकेटेड इन्हें पढ़ाया जा सकता है रेगुलर क्लासरूम में, बस इतना ही तो हो सकता है कि कम नंबर आ जाएंगे, है ना। और ऐसे तो बहुत बच्चे होते भी हैं, आपने अपनी क्लासेस में देखे होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल डल होते हैं, टीचर उन्हें कितना भी पढ़ा ले उनके वही 33% नंबर आने, या फिर क्लास में फेल हो रहे हैं, तो वो इसी तरीके के बच्चे होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो ये अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, बढ़िया तरीके से करते हैं। ठीक है, ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड, भाई दुकान वगैरह कर लें, कुछ काम कर लें। ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड यानी प्रशिक्षित मानसिक मंदता, इनका 25 से 50 होता है आईक्यू। आईक्यू क्या होता है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट। ठीक है, जिससे मीज़र कर लेते हैं, जिससे पता चल जाता है कि बच्चा कितना पढ़ने वाला है, कितना इसके अंदर दिमाग है, एक एज्यूम लगा लेते हैं। ठीक है, ये फंक्शन करते हैं, ये ऐसे स्तर पर कार्य करते हैं जहाँ औपचारिक एकेडमी सीखना काफ़ी सीमित होता है, यानी फॉर्मल एकेडमी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो, ज़्यादा नहीं पढ़ पाते। खाना सीख लेते हैं, टॉयलेट, ड्रेस सेल्फ अपने आप कर लेते हैं, रूडिमेंट्री कन्वर्जेशन एंड डू सिंपल हाउस होल्ड वर्क, यानी घर के थोड़े बहुत काम कर लेते हैं और थोड़ी बहुत बातचीत भी कर लेते हैं। लेकिन इन्हें सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ के लिए भी ट्रेनिंग चाहिए, जो खुद की गतिविधियां हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग चाहिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी ट्रेनिंग चाहिए, और जो एकेडमिक स्किल्स हैं उनके लिए भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग चाहिए। ठीक है, स्पेशल क्लासेज और स्पेशल स्कूल चाहिए। कस्टोडियल मेंटल रिटार्डेड क्या है, ये तो बिल्कुल टोटली डिपेंड रहते हैं दूसरे पे, ये बिल्कुल दूसरे पे निर्भर रहते हैं, ना बोल सकते हैं, इनकी जो टॉयलेट हैबिट है वो भी बच्चों वाली होती है, कितना भी बड़ा इंसान हो जाए बच्चों जैसी हरकतें उसकी होती हैं। ये बहुत ज़्यादा रिटार्डेड होते हैं, इंटेलेक्चुअल फंक्शन और इनका एडेप्टिव बिहेवियर जो है बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी सही नहीं रहता है। ये एक ग्राफ है, देख ले सकते हैं। कोजेज क्या है, कारण क्या है कि बहुत बार ये जन्म से ऐसे पैदा होते हैं कि माँ के गर्भ से ही ऐसे आते हैं कि ये क्या है, पिछड़ जाते हैं। दूसरा कारण क्या है, मतलब मानसिक मंद इस वजह से हो जाते हैं, हेरिडिटी की वजह से, पेट से ही कुछ ना कुछ दिक्कत इनके अंदर आती है। बहुत बार एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से भी आ सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली बीमार रहना, या फिर कुछ भी सोसाइटी की वजह से, घर परिवार की वजह से, कुछ भी माहौल में इस तरीके का काम होना कि उसकी वजह से ये मानसिक मंद हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं पढ़ाई में। ठीक है, इनका मेंटल लेवल कम हो जाता है। अब इनके लिए क्या क्या प्रोग्राम हो सकते हैं कि भाई जो पढ़ने वाले हैं, मतलब एजुकेशनल प्रोग्राम क्या हो सकते हैं कि अलग से हर एक बच्चे पे ध्यान दिया जाए, बहुत स्पेशल अटेंशन दी जाए, और पेरेंट्स भी एजुकेटेड होने चाहिए जो उन्हें हर तरीके से सपोर्ट करें, अपने बच्चे को सराहना करें कि चलो कमज़ोर है कोई बात नहीं, जैसे भी करते हैं पेरेंट्स, टॉर्चर ना करें मतलब। तो पेरेंट्स भी इस बारे में अवेयर होने चाहिए, पेरेंट्स सपोर्टिव होने चाहिए। इनके लिए स्पेशल स्कूल्स होने चाहिए और हॉस्पिटल की सुविधा भी होनी चाहिए कि अगर कोई ट्रीटमेंट इन्हें मिल सकता है तो दे पाएँ। इनके लिए अलग से पाठ्यक्रम होना चाहिए, टीचिंग मेथड्स इनके लिए अलग होने चाहिए कि भाई इन्हें इस तरीके से पढ़ाएं कि चीज़ें इन्हें समझ आ जाएं।
अब नेक्स्ट टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी व्यक्तिगत अंतर। नाम से पता चल रहा है व्यक्तियों में अंतर। देखो हर व्यक्ति में कोई ना कोई अंतर पाया जाता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब भी वही है कि वेरिएशन पाए जाते हैं इंडिविजुअल्स के अंदर, इंसानों के अंदर भिन्नता पाई जाती है। वो भिन्नता कैसी हो सकती है कि भाई वो शरीर से अलग भी हो सकते हैं, दिमाग भी उनके अलग अलग हो सकते हैं, इमोशन हर किसी के अलग हो सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा दुख में भी नहीं रो पाता, कोई हल्के से दुख में भी रोना लगता है, तो इमोशनल भी अलग हो सकते हैं, समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलग हो सकते हैं। ठीक है, अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि डिफरेंशियल एक्विजिशन रेट, यानी जो एक्वायर करने का जो दर है, जो चीज़ों को अर्जित करने की दर है, वो भी सभी की अलग अलग हो सकती है। अब जैसे कि 1000 लोग पढ़ रहे हैं, ये वीडियो 1000 लोग देखेंगे, तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्पीड 2 की स्पीड में भी अच्छी तरीके से देख सकते हैं, बहुत बार नॉर्मल स्पीड में भी नहीं समझ आता आधे लोगों को। तो एक्वायर करने की जो दर है, जो अर्जित करने की दर है, वो भी अलग हो सकती है, तो वो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। हर व्यक्ति अलग है, व्यक्तिगत अंतर है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, देखो वही बात है कि डिफरेंस इन रिटेंशन, याद करने में अंतर हो सकता है, सीखने में अंतर हो सकता है, समस्या समाधान करने में अंतर हो सकता है, मेडिटेशन में अंतर हो सकता है, यानी ध्यान लगाने में। ठीक है, टेलर ने एक डेफिनेशन दी है। टेलर ये कपड़े वाला टेलर नहीं है, साइकोलॉजिस्ट है एक। टेलर ने कहा है कि व्यक्ति से व्यक्ति में परिवर्तनशीलता एक सार्वभौमिक घटना प्रतीत होती है, यानी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अगर कोई वेरिएबिलिटी है तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल फेनोमेनन है। क्योंकि भाई इस ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ, कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं मिल सकते। अगर तुम जुड़वा बच्चों को भी देखोगे, ट्विंस किसी के बेबी हुए हो आपके सराउंडिंग में, तो उन्हें भी देखना, कोई एक बच्चा उनमें मोटा मिलेगा, एक पतला मिलेगा, एक होशियार मिल सकता है, एक थोड़ा सा डल मिल सकता है, एक बहुत ज़्यादा बोलने वाला मिलेगा, एक कम बोलने वाला मिलेगा, एक जल्दी रो देता है, एक बिल्कुल नहीं रोता है। तो बहुत सारी विभिन्नताएं उनमें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, ड्रेवर और जेम्स ने क्या कहा है, एनी चेंजेस और डेविएशन फ्रॉम द ग्रुप्स एवरेज दैट ईच ग्रुप मेंबर हैज इन टर्म्स ऑफ देयर मेंटल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी ग्रुप में कोई भी चेंज मिलना, या तो दिमाग से चेंज हो, मेंटली चेंज हो, एक होशियार एक डल है, कोई भी चेंज मिलना। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक देखो, इसकी विशेषता क्या है कि कोई भी दो व्यक्ति पूरी तरह से एक समान नहीं होते। सही बात है, एक समान कैसे होंगे भाई, है ना। किसी भी समूह में व्यक्तियों का झुकाव माध्य या फिर औसत प्राप्तांक की ओर होता है, यानी मीडियम या फिर एवरेज, मीन एवरेज के मतलब लेवल का होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैन, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं मनुष्य के विभिन्न प्रकार के विकास के आधार हैं। अलग अलग विकास होता है, इसे हम क्वांटिटेटिव भी कह सकते हैं और क्वालिटेटिव भी कह सकते हैं। यानी बहुत बार हमें किसी में डिफरेंसेस दिख रहा है तो हम उसे माप भी सकते हैं और हम उसे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। माप कैसे सकते हैं, हाइट बढ़ती हुई दिख रही है, वेट बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो जैसे दो बच्चे हैं, एक बच्चे का वेट बढ़ता हुआ दिख रहा है तो उसे हम मीजर कर सकते हैं। और बहुत बार कोई बच्चा ज़्यादा मैच्योर हो रहा है ना, एक बच्चा दूसरा मैच्योर नहीं हो रहा, तो हम क्या है उसकी क्वालिटी देख सकते हैं, देख नहीं सकते, ऑब्जर्व महसूस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो इंटरनल होगी, दिखेगी थोड़ी ना भाई, पता थोड़ी चलेगा, दिख थोड़ी जाएगी मुंह पे कि ये मैच्योर हो गया। चश्मा लगाने से कोई होशियार थोड़ी ना हो जाता है। तो ये क्या है, क्वालिटी होता है। क्वांटिटी यानी जैसे हम माप सकते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शन, यानी शारीरिक तौर पे हम उसे माप सकते हैं, मोटर कैपेसिटीज को माप सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन इंटेलिजेंस, किस किस तरीके से विभिन्नताएं पाई जाती हैं, बुद्धि में पा सकती है, बच्चे के अचीवमेंट में, कोई ज़्यादा अचीव करता है कोई कम, किसी का इंटरेस्ट किसी चीज़ में, किसी का किसी चीज़ में, उनके एटीट्यूड अलग हो सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ उनके मूल्य अलग हो सकते हैं, एडजस्टमेंट उनका अलग हो सकता है, कोई एडजस्ट कर पाता है कोई नहीं कर पाता, उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट अलग हो सकते हैं। ठीक है, यह व्यक्तियों के लिंग, आयु, जाति और सामाजिक वर्ग में मौजूद है, यानी लिंग से भी अलग हो सकते हैं, लड़का लड़की भी हो सकते हैं, थर्ड जेंडर भी हो सकता है, आयु से भी अलग हो सकते हैं, जाति से अलग हो सकते हैं, सामाजिक वर्ग में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। दो तरह के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, अगर बेसिकली बात की जाए तो दो तरह के, वैसे तो और भी बहुत तरीके के होते हैं। अगर टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, इंटर क्या है, अंतर व्यक्तिक अंतर, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मापनीय व्यक्तित्व लक्षणों में पाए जाने वाला अंतर, यानी दो बच्चों में डिफरेंस पाया जाने वाला। कोई भी एक ही उम्र के बच्चे हों, एक ही घर के बच्चे हों, तो उन दो बच्चों में भी डिफरेंसेस पाया जाता है। तो जो डिफरेंसेस पाया जाता है दो बच्चों में, उसे बोलते हैं इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, कि दूसरे की लाइफ में क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, इंट्रा क्या है,
यानी खुद में डिफरेंसेस पाए जाना। जैसे कि मैं देखने में बहुत ज़्यादा स्वस्थ आपको लग रही हूँ तो और मेरे अंदर क्या है, कोई ना कोई बीमारी हो, ठीक है, तो वो होती है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी देखने में क्या है बिल्कुल ठीक लग रहे हैं और अंदर कोई इलनेस हो। तो डिफरेंसेस फाउंड इन मीजरेबल पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ सेम इंडिविजुअल, उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा इंडिविजुअल, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर्वैयक्तिक, ठीक है। स्कोप, टाइप एंड एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अगर इसके टाइप भी मान सकते हैं आप, इसका दायरा भी मान सकते हैं, क्षेत्र भी मान सकते हैं कि भाई फिजिकल शारीरिक तौर पे भी भिन्नता पाई जाती है। कैसे भिन्नता, कि भाई इंटरनल और एक्सटर्नल डेवलपमेंट, दो तरह के डेवलपमेंट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। दो बच्चे देखो तो उनमें फिजिकली डिफरेंस पाया जाता है, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा निकल जाती है एक बच्चे की, दूसरे की कम रह जाती है। मेंटल डिफरेंस, दिमाग के तौर पे अगर देखा जाए तो मानसिक मतभेद भी होते हैं कि भाई किसी की थिंकिंग बहुत ज़्यादा हाई होती है, हायर ऑर्डर सोच सकता है, दूसरा बच्चा नहीं सोच पाता। एक बच्चा होशियार होता है, दूसरा बच्चा डल होता है। एक बच्चा जल्दी समझ लेता है, दूसरा बच्चा देर से समझता है। तो ये भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इमोशनल डिफरेंसेस, कोई जल्दी रो देता है, कोई बिल्कुल भी नहीं रोता है। सोशल डिफरेंसेस, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट यानी जो मन में आया वो बोल दिया, इंट्रोवर्ट जो है जो मन के मन में ही रख लिया, जिन्हें हम देसी भाषा में घुन्ने कह देते हैं, ठीक है। और एक्सट्रोवर्ट को क्या कहते हैं कि मुंह के भड़बड़ियाँ हैं, भड़बड़े हैं, कोई जो भी कुछ कहते हो। इंटरेस्ट डिफरेंस, यानी रुचि में अंतर हो सकता है, किसी का इंटरेस्ट खेल में है, किसी का सिंगिंग में है, किसी का म्यूजिक में है, डांस में है। एटीट्यूड डिफरेंस, यानी रवैये का अंतर भी हो सकता है, किसी का बिहेवियर बहुत सॉफ्ट हो सकता है, किसी का बिहेवियर इतने नकचड़े कोई कोई मिलते हैं, खड़ूस। लर्निंग एबिलिटी डिफरेंस हो सकता है, यानी सीखने की क्षमता में भी अंतर हो सकता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट। वैल्यू, किसी के मूल्य कुछ हो सकते हैं, किसी के आदर्श कुछ हो सकते हैं। पर्सनैलिटी, पर्सनल व्यक्तित्व मतभेद भी हो सकते हैं। अब ये कारण क्या है व्यक्तिगत विभिन्नता का, कि भाई हेरिडिटी की वजह से जन्म से भी हो सकता है अंतर, जैसे कि दो ट्विंस बेबी हुए हैं तो उनमें हेरिडिटी कुछ ना कुछ अंतर पा सकता है, कि एक बच्चे का इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है, एक दूसरा डल है। एनवायरनमेंट की वजह से हो जाता है कि बहुत बार बच्चे को एनवायरनमेंट अच्छा ना मिले और वो जन्म से बहुत ज़्यादा होशियार हो, तो उसकी वजह से भी व्यक्तिगत अंतर हो जाता है। एज की वजह से भी हो सकता है, मैच्योरिटी की वजह से भी हो सकता है कि दो बच्चे हैं सेम एज के, एक जल्दी मैच्योर हो गया, दूसरा नहीं हुआ। सेक्स की वजह से भी हो सकता है कि लड़की हैं जल्दी ग्रो कर जाती है, लड़की मैच्योर हो जाती हैं, दूसरा लड़का सेम एज का है, लड़की की बराबर एज का, वो नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह से भी अंतर हो सकता है। क्रिएटिव पावर अलग अलग हो सकती है सभी की। कास्ट, रेस, कल्चर, नेशन की वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है। अब है बैकवर्ड चिल्ड्रन, यानी पिछड़ा बालक। अब ये किस वजह से पिछड़ रहा है इसे भी देखेंगे, कि बैकवर्ड चिल्ड्रन वो होते हैं, पिछड़े बालक वे होते हैं जो किसी तथ्य को बार बार समझाने के बावजूद नहीं समझ पाते और औसत बालकों के समान प्रगति नहीं कर पाते। यानी पिछड़े बच्चे वो होते हैं, कुछ भी तथ्य बार बार समझा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन समझा रहे हैं बार बार, उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा और एवरेज बच्चों के बराबर भी वो नहीं आ पाते, ठीक है। जैसे कि मेंटली रिटार्डेड थे, लेकिन वो क्या थे, वो दिमाग से पिछड़ रहे थे। इनका नाम ही बैकवर्ड चिल्ड्रन है, ये बिल्कुल पिछड़े हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी समानता दोनों में मिल सकती है, ठीक है। तो ये बच्चे क्या हैं, पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, लिखने में कमज़ोर होते हैं, फेल भी बहुत बार हो जाते हैं, लेकिन जितने भी बैकवर्ड बच्चे हैं वो रिटार्डेड नहीं होते। वेयर एज मेंटली ऑल चिल्ड्रंस आर विक्टिम्स ऑफ एजुकेशनल बैकवर्डनेस। ये बच्चे, ये बालक पढ़ने लिखने में कमज़ोर होते हैं तथा कई बार असफल हो जाते हैं, किंतु सभी पिछड़े बालक मंदबुद्धि नहीं होते, ठीक है। हर बच्चा जो बैकवर्ड है वो ऐसा नहीं है कि दिमाग से बिल्कुल बेकार है, जबकि मानसिक रूप से सभी बालक शैक्षिक पिछड़ेपन के शिकार होते हैं, यानी शिकार होते हैं कि मेंटली वो टॉर्चर हो के पिछड़े हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो बॉय एंड गर्ल हु लैग बिहाइंड द एवरेज बॉय एंड गर्ल, यानी जो औसत बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं, उनसे जो पीछे अगर कोई बच्चा पीछे है तो उसे हम बैकवर्ड चाइल्ड बोलते हैं। बर्टन होल ने एक डेफिनेशन दी है कि सामान्यतः पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनका शैक्षणिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यताओं के स्तर से कम हो, एज से कम हो। बिल्कुल आगे भी डेफिनेशन देख सकते हैं कि साइरल बर्ट ने कहा है कि अपने से छोटे बच्चे के अगर क्लास का भी काम नहीं कर पा रहा है तो वो बच्चा क्या है, पिछड़ा है, ठीक है। अब सारी चीज़ों को मिला के इनकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो जो बैकवर्ड चाइल्ड हैं, पिछड़े बच्चे जो हैं, इनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रम आयु से कम होती है, यानी इनका मेंटल एज कम होता है। जैसे कि 4th क्लास का बच्चा है लेकिन वो 2nd क्लास की भी एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, यानी उसकी मेंटल एज इतनी नहीं है कि वो अपनी क्लास का काम भी कर पाए, ठीक है।
बैकवर्ड चाइल्ड को रिटार्डेड भी कह सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं कह सकते, यानी एक पिछड़े बच्चे को मंदबुद्धि भी कह सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं। ठीक है, समझ गए अब बात को। डलनेस जो है बच्चे की मे बी वन ऑफ द कॉज ऑफ हिज बैकवर्डनेस, यानी जो सुस्ती है उसे हम एक कारण में गिन सकते हैं कि बच्चा क्यों पिछड़ रहा है। सुस्ती के कारण भी बच्चा पिछड़ जाता है कि बच्चे को पूरे दिन सुस्ती ही आई जा रही है। बैकवर्ड चाइल्ड का जो एजुकेशनल अटेनमेंट होता है, यानी जो उसकी योग्यता होती है वो भी बहुत कम होती है एजुकेशन को लेके। ही कैन नॉट कीप पेस विद द क्लास। पेस का मतलब होता है कि क्लास की स्पीड के साथ वो बच्चा नहीं चल पाता, ठीक है, एक सब्जेक्ट में या फिर सारे सब्जेक्ट में। बैकवर्ड चाइल्ड अपने से नीचे क्लास का काम भी नहीं कर पाता। हु इज़ नॉर्मल फॉर द एज, वीक इन क्लास असाइनमेंट, एग्जामिनेशन और क्लास टेस्ट, जो कि अपने एज के बच्चों से भी कमज़ोर है, ना तो क्लास के असाइनमेंट कर पाता है और ना ही एग्ज़ाम के एग्जामिनेशन दे पाता है। ठीक है, बैकवर्ड चाइल्ड है सर्टेन जनरल कैरेक्टरिस्टिक, दीज आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेन कैटेगरी, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक इनकी क्या हो सकती हैं कि भाई ये स्लो हो सकते हैं, इनका फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो इन्फीरियर हो सकता है और बच्चों के मुकाबले। फिजिकल डिफेक्ट भी इनके अंदर कुछ हो सकता है या फिर शरीर में कोई कमी हो सकती है, आंखों में दिक्कत हो सकती है, नाक में, बोलने में दिक्कत हो सकती है। जो मांसपेशियां हैं उनका कोऑर्डिनेशन सही से नहीं बनता, कोऑर्डिनेशन यानी मांसपेशियों का समन्वय, बैलेंस नहीं बन पाता। मेंटल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मानसिक विशेषता क्या है इनकी कि इनका आईक्यू जो है एवरेज से कम रहता है, यानी जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे कम होता है। ये तर्क नहीं कर पाते, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इनके अंदर नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अलग अलग तरीके से सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर सोशल और मोरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये इनका जो सामाजिक विकास है वो नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, आइसोलेट रहते हैं, क्लास में अलग थलग रहते हैं। वह इस वर्ग में अकेला हो सकता है। वे कुछ असामाजिक या अवांछित लक्षण विकसित कर सकते हैं, यानी उनके अंदर एंटी सोशल स्किल्स भी डेवलप हो सकती है, जैसे समाज के विरुद्ध जाना, कुछ भी अनडिजायरेबल ट्रेड डेवलप हो सकती हैं। समाज में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्लास में एडजस्ट नहीं कर पाते, अपने दोस्तों के साथ सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनकी, एजुकेशनल अटेनमेंट और पार्टिसिपेशन जो है स्कूल प्रोग्राम में, ये इनकी बेसिक क्वालिटीज़ हैं। एजुकेशनल अटेनमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन स्कूल प्रोग्राम आर द बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन, कि ये क्लास की स्पीड के साथ नहीं चल सकते, एकेडमिक प्रोग्रेस नहीं दिखा सकते, एक सब्जेक्ट में पुअर हो सकते हैं या फिर सारे सब्जेक्ट में भी पुअर हो सकते हैं, घर के असाइनमेंट या क्लास असाइनमेंट भी नहीं कर पाते। इनका जो अंत्यक्रिया है, इंटरेक्शन है, आई कॉन्टैक्ट है टीचर के साथ, वो भी सही नहीं होता है, क्लासरूम की एक्टिविटीज़ के साथ भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। लो अचीवर होते हैं, एग्जामिनेशन में भी वीक होते हैं क्लास टेस्ट के अंदर। आइडेंटिफाई हम इनके कैसे कर सकते हैं, पहचान कैसे कर सकते हैं कि ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेंटल टेस्ट यानी इनका दिमाग का टेस्ट ले सकते हैं। अचीवमेंट देख सकते हैं कि भैया कितने नंबर इनके आ रहे हैं। केस स्टडी कर सकते हैं कि शुरुआत से आखिर तक इनका क्या पूरा सिनेरियो रहा है। कारण क्या है कि सेंस ऑर्गन्स में डिफेक्ट हो सकता है, कि जो इंद्रियां हैं उनमें कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। दिमाग में कोई चोट लगी हो उसकी वजह से पीछे हो सकते हैं। स्पीच डिफेक्ट है, बोलने में दोष है तो ये भी कारण हो सकता है। हेल्थ इनकी अच्छी ना रहती हो तो इस वजह से भी बैकवर्ड हो सकते हैं, या फिर इनके किसी ग्लैंड में क्या है कोई ना कोई दोषपूर्ण हो, डिफेक्ट हो। एनवायरमेंटल कोज क्या हो सकता है, यानी वातावरण संबंधी कारण, कि फैमिली एनवायरनमेंट सही ना हो, स्कूल का एनवायरनमेंट सही ना हो तो उसके वजह से भी हो सकता है। कि फॉल्टी स्कूल करिकुलम हो, यानी इनके अकॉर्डिंग करिकुलम ना हो, टीचिंग मेथड्स इन बच्चों के अकॉर्डिंग ना हो, भेदभाव होता हो, टीचर बच्चों के साथ भेदभाव करते हो, इनडिसिप्लिन हो स्कूल में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कम हो, यानी खेल कूद जो बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्कूल में ना हो, मोटिवेशन की कमी भी हो सकती है स्कूल के अंदर, और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ टीचर्स, यानी टीचर क्या है उन्हें लापरवाही करते हो, अनदेखा करते हो, एकेडमिक गाइडेंस की कमी हो और स्कूल में एब्सेंट रहते हो, इस वजह से भी हो सकता है। मेंटल कोज और मानसिक कारण भी हो सकते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं पिछड़ने के। ठीक है, तो मेथड ऑफ टीचिंग बैकवर्ड चिल्ड्रन। अब बैकवर्ड चिल्ड्रन यानी जो पिछड़े बच्चे हैं उनको पढ़ाने की क्या विधि है, तो उन्हें एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए स्कूल के अंदर भी और कम्युनिटी समुदाय के अंदर भी। टीचिंग इस तरीके से अरेंज हो जहां बच्चे का इंटरेस्ट हो, बच्चे के रुचि के अनुसार। बैकवर्ड चिल्ड्रन को क्या है ज़्यादा काम भी नहीं देना है स्कूल का, कि बहुत सारे असाइनमेंट देने हैं। टीचर को इन्हें सीरियसली लेना चाहिए और क्लास ये रेगुलरली अटेंड करें। इनके लिए ऑडियो विजुअल एड्स होने चाहिए जिससे कि सही चित्रण के साथ इन्हें समझाया जाए। इनके साथ हार्श ट्रीटमेंट भी यूज़ नहीं करना है, यानी टाइट नहीं बोलना है, मार पिटाई भी नहीं करनी है। ठीक है,
अब है डेलिंक्वेंट चाइल्ड यानी बाल अपराधी बालक। तो बाल अपराधी नाम से पता चल रहा है बालक जो अपराधी हो जाते हैं, अपराधी यानी रास्ते से भटक जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डेलिंक्वेंट या बाल अपराध। ठीक है। हेली जो है साइकोलॉजिस्ट, उनके अनुसार एक बालक जो व्यवहार में सामाजिक मानदंड से विचलित हो जाता है, यानी समाज के रूल रेगुलेशन को तोड़ देता है, तो उसे बाल अपराधी कहते हैं। न्यू मेयर ने एक डेफिनेशन दी है कि समाज विरोधी व्यवहार के कई प्रकार जो व्यक्तिगत या सामाजिक विघटन उत्पन्न करें वो बाल अपराध कहलाते हैं। ठीक है। यानी समाज में कोई ना कोई उत्पन्न पैदा कर दे, जैसे कोई भी आपके पड़ोस, किसी के पड़ोस में भी कोई भी इस तरीके का बच्चा हो जो सूट वूट कर दे, किसी का मर्डर कर दे, तो वो क्या है, वो बाल अपराधी होता है। ठीक है। हेडफील्ड के अनुसार कि बाल अपराध का क्या अर्थ है, असामाजिक व्यवहार जो समाज से मिलता जुलता ना हो। इसका क्या कारण हो सकता है, हेरिडिटरी कोज, यानी या तो घर में वंशानुगत चलते आ रही कि गुंडों के घर में गुंडा ही पैदा हो गया। ठीक है। कि घर में कोई सब चोर चक्के हैं तो बच्चा भी ऐसा ही हो रहा है, तो वो हेरिडिटी हो सकता है, हेरिडिटी कारण। एनवायरमेंटल कोज क्या हो सकता है कि वातावरण ही इस तरीके का है कि बच्चा ऐसा हो गया। घर का वातावरण कि घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या माँ बाप ऐसे हैं, माँ ऐसी है, बाप ऐसा है, या फिर उनका डाइवोर्स हो गया, किसी एक की मृत्यु हो गई है, तो उस वजह से भी बच्चा बाल अपराधी बन जाता है। स्कूल का एनवायरमेंट कि स्कूल में उसके साथ पार्शियलिटी हो रही है, ज़्यादा पिटाई हो रही है, या कोई भी स्कूल का कारण, टीचर का कारण ऐसा हो सकता है, उसकी वजह से बच्चा बाल अपराध की तरफ चला जाता है। समाज का वातावरण ऐसा हो कि बच्चे को बाल अपराधी बनाने पे मजबूर कर दे। बहुत सारे शरीर रचना और शारीरिक विज्ञान संबंधी कारण भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेज भी हो सकते हैं। घर के वातावरण की बात अगर करें कि माता पिता का बालकों पर नियंत्रण न रहना, कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चों को। ठीक है। घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा रहना, परिवार में माता पिता की किसी एक की मृत्यु होगी हो, गरीबी की वजह से हो सकता है कि बहुत बार गरीबी की वजह से बच्चा चोरी करने लग जाता है, और चोरी करते करते वो इतना बड़ा डकैत बन जाता है कि पता ही नहीं चलता, तो फैमिली पॉवर्टी भी हो सकती है। माता पिता का जो है पक्षपातपूर्ण रवैया हो सकता है, यानी बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है उसकी वजह से, या उनके इंटरेस्ट पे ध्यान न देना, या फिर उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा फ्रीडम दे देना कि वो कहीं भी जा रहे हैं, रात में किसी टाइम आ रहे हैं, सुबह किसी टाइम जा रहे हैं, कुछ पता ना होना। स्टेप पेरेंट्स होना, यानी सौतेले माता पिता होना, और दूसरे घर के सदस्यों का कुछ भी अपराधी होना, कोई घर में मर्डरर रहता है, उसे देख देख के बच्चा मर्डर करने लग गया है, कुछ भी काम करने लग गया, बच्चों की नीड्स पूरी ना हो पाना। ठीक है। स्कूल का वातावरण, यानी स्कूल में क्या करना चाहिए, स्कूल में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे ध्यान देना चाहिए, यानी अलग अलग बच्चे पे ध्यान देना चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है तो उसकी वजह से भी बच्चा बाल अपराधी बन सकता है। टाइम टू टाइम बच्चे को गाइडेंस देनी चाहिए, अगर गाइडेंस नहीं है तो भी गलत रास्ते पे जा सकता है। टीचर का बिहेवियर, टीचर के मेथड्स ऐसे हो सकते हैं कि बच्चे को पसंद ना आए तो वो बाल अपराधी बन जाए। स्कूल की सिचुएशन हो सकती है, एग्जामिनेशन, बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन का स्ट्रेस हो रहा है, या एग्जाम बायसनेस पे हो रहे हैं, पक्षपातपूर्ण हो रहा है उनके साथ, तो भी हो सकता है। डिसिप्लिन बहुत टाइट है तो भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा उन्हें होमवर्क दे रहे हैं तो भी बच्चा कुछ ना कुछ अपराध कर सकता है। ठीक है। अब इन्हें रोक कैसे सकते हैं, रोक उन्हें अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, घर पे भी स्कूल में भी पढ़ाई के मेथड्स अच्छे रख सकते हैं। टू स्टॉप क्यूरेटिव मेजर, स्पेशल जुवेनाइल कोर्ट्स भी होते हैं इनके लिए, और सुधार विद्यालयों की व्यवस्था भी कर सकते हैं। ठीक है। बस यही बात है, आगे चलते हैं फिर। अब है गिफ्टेड चिल्ड्रन, मेधावी छात्र, प्रतिभाशाली छात्र भी इन्हें कह सकते हैं। कहने का मतलब है जो होशियार बच्चे होते हैं, होशियार यानी बाकी बच्चों से अलग, जैसे कि बहुत बार डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकलते हैं, यूपी टॉपर निकला है, या फिर कोई भी टॉपर निकल, ऑल इंडिया रैंक जिनकी वन आती है, तो वो होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे या मेधावी बच्चे जिनका IQ 140 प्लस होता है। ठीक है। 140, 130, 120 से ऊपर होता है, वो होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे या मेधावी। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। इन बच्चों की जो बुद्धि होती है वो बहुत अधिक होती है, यानी इंटेलिजेंट होते हैं। ये बच्चे सामान्य बालकों यानी नॉर्मल बच्चों से अलग होते हैं। इनके अंदर इनके लिए विशेष प्रकार की शिक्षा, प्रशिक्षण और समायोजन की आवश्यकता होती है, यानी एजुकेशन में भी इन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इनका टेस्ट भी अलग होता है, एडजस्टमेंट की भी अलग से आवश्यकता होती है। ठीक है। अन्यथा बालकों के साथ और कक्षा में उचित प्रकार से एडजस्ट नहीं हो पाते। इनके अंदर एटीट्यूड आ जाता है कि हम कुछ हैं। स्कूल में होता है ना कि बहुत बार स्कूल तक ही चलती हैं ये चीज़ें कि स्कूल में कोई बच्चा टॉपर हो तो वो अपने आप को कुछ समझता है कि भाई साहब मैं कुछ हूँ। तो टर्मन के अनुसार प्रतिभावान बालक जो हैं शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं, यानी ये क्या है, शरीर से भी इनका सही विकास होता है। जो इनकी IQ है, जो बुद्धि लब्धि है वो भी तेज होती है, और शैक्षणिक उपलब्धि यानी इनके अचीवमेंट भी बढ़िया होते हैं कि हर फील्ड में अच्छे होते हैं। ठीक है।
प्रखर बुद्धि बालक वह है जो किसी कार्य को करने में प्रयास में निरंतर उच्च स्तर बनाए रखता है। ये पॉल विटी साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि जिसका जो अचीवमेंट है कंसिस्टेंटली बढ़िया हो, अच्छा हो। आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं हम इन्हें? इनका टेस्ट ले सकते हैं, टेस्ट में बढ़िया अगर इनका रिजल्ट आ रहा है तो ये इंटेलिजेंट है, इनकी अचीवमेंट अच्छी है तो ये इंटेलिजेंट है। इनकी अभिरुचि परीक्षण ले सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हैं, टीचर्स से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, पेरेंट्स से या फ्रेंड से पूछ सकते हैं अगर ये कुछ यूनिक कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान और कफ के अनुसार ये बच्चे क्या हैं, स्पष्ट रूप से सोचने, अर्थों को समझने और संबंधों की पहचान में श्रेष्ठ होते हैं, कि इनके रिलेशन भी अच्छे होते हैं और चीज़ों को जल्दी समझ लेते हैं, स्पष्ट रूप से सोचते हैं, सामान्य बुद्धि का प्रयोग अधिक करते हैं, कॉमन सेंस ज़्यादा यूज़ करते हैं, रटते नहीं हैं, चीज़ों को समझ के काम करते हैं, शब्द ज्ञान इनकी वोकैब बहुत ज़्यादा होती है, वर्ड पावर, जो हार्ड वर्क होते हैं उन्हें आराम से कर लेते हैं, और लॉजिकल थिंकिंग भी इनके अंदर बहुत होती है, ठीक है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। इन बालकों की बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होती है। इनका आईक्यू कहीं आपको 120 भी लिखा मिल जाएगा, क्योंकि हर एक साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग बताया। तो अटर्मन, जिनका आपने नाम भी सुना होगा इंटेलिजेंस वाले चैप्टर में, उन्होंने इनको 140 आईक्यू से कंसिडर किया है, ठीक है। ये किसी घटना का निरीक्षण बारीकी से कर सकते हैं, यानी ये क्या है, कोई भी चीज़ हो उसे बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, सीखने की स्पीड बहुत तेज होती है, इस सब्जेक्ट को डीपली पढ़ते हैं, वो कैब बहुत ज़्यादा होती है, हेजिटेशन इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती, इंटरेस्ट इनके अलग अलग दिशा में होते हैं, जनरल नॉलेज इनकी हाई होती है, ये महत्वाकांक्षी और क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, ऐसे बच्चे नॉर्मल बच्चों से जल्दी सीखते हैं, और साइंटिफिक अप्रोच भी इनके अंदर होती है, ठीक है। अब इनकी एजुकेशनल प्रोविज़न क्या है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बराबर इन्हें मौके दिए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाएं जहां ये अपने आप को शो कर सकें, ज़्यादा इनका प्रमोशन होना चाहिए जल्दी से, करिकुलम इनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, करिकुलम में इस तरह की चीज़ें हों जिनसे इनको कैटर किया जाए, ठीक है। बैड हैबिट्स से इन्हें बचाया जा सकता है, इनके ऑलराउंड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए, एजुकेशन बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, स्पेशल स्कूल्स इनके लिए हों, क्लासेस का प्रबंध होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होमवर्क दिया जाए इन्हें, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ इनके लिए हो, और टास्क ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व का कार्य इन्हें दिया जाए, जिम्मेदारी वाला काम। अब बात करते हैं हैंडीकैप चिल्ड्रन की, यानी विकलांग बालक। विकलांग बालक कौन से होते हैं भाई? नाम से पता चल रहा है विकलांग, यानी फिजिकली कुछ डिफेक्ट होना, हाथ या पैर में किसी भी तरीके से कोई डिफेक्ट होना। तो जिन बच्चों को फिजिकली डिफेक्ट होता है, प्रिवेंट हिम फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन ऑर्डिनरी एक्टिविटीज इन एनी वे और लिमिट्स हिम, वी कैन कॉल सच अ चाइल्ड विद अ डिसेबिलिटी। यानी जिनमें फिजिकल डिफेक्ट होता है, जो किसी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिटेड कर देते हैं, यानी उनके मौके रुक जाते हैं, जिस वजह से वो होते हैं हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। अब हैंडीकैप्ड क्या है? बहुत तरीके के होते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड भी हो सकते हैं, जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक होते हैं, जिनमें कोई शारीरिक त्रुटि होती है, यानी शरीर में कोई ना कोई दिक्कत हो, कामकाज करने में जो बाधा डालती है, जैसे कि किसी के हाथ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पैर में हो सकती है, किसी भी तरीके से शरीर में हो सकती है। अपंग बालक हो सकते हैं, संपूर्ण या अर्ध अंधे, यानी जिन्हें कम दिखाई देता है या बिल्कुल अंधे हों, पूरी तरीके से बहरे हों या थोड़ा बहुत सुनता हो, हकलाने वाले या बिल्कुल दोषपूर्ण वाली बानी हो, या कि बिल्कुल ही ना बोल पाते हों, गूंगे हों या फिर तोतले हों। निर्बल बालक हो सकते हैं, कमजोर बच्चे, ठीक है। मेंटली हैंडीकैप्ड भी आ जाते हैं इसके अंदर, यानी मानसिक मंद बच्चे जो होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि जो है बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी आईक्यू बहुत कम होता है। इमोशनली हैंडीकैप्ड भी आ जाते हैं। सोशली हैंडीकैप्ड यानी कुसमायोजित होते हैं, जिनका एडजस्टमेंट अच्छी तरीके से जो नहीं कर पाते सोसाइटी में। प्रॉब्लम्स ऑफ डिसेबल्ड और हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, इनकी समस्याएं क्या होती हैं कि ऐसे अपंग बालकों में इमोशनल मैच्योरिटी नहीं आती, इमोशनली ये मैच्योर नहीं होते, कभी भी हंसते रहते हैं, कभी भी कहीं भी बोलते रहते हैं। इन बालकों में हीन भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं और ये अधिकतर क्रियाओं में भाग नहीं लेते। हीन भावनाएं बहुत बार समाज की वजह से, घरकों की वजह से भी हो सकती हैं। इन्हें अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है। मन में यह बात भी घर कर जाती है कि उन्हें लोग तुच्छ मानते हैं, यानी उनके दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाती है कि लोग उन्हें तुच्छ मानते हैं। शारीरिक रूप से अपंग बालकों को बैठने की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के विचारों के परिणाम स्वरूप इनका संवेगात्मक संतुलन स्थिर नहीं रहता, ठीक है, यानी जब सारी चीजें इफेक्ट करेंगी तो इनका माइंड भी बैलेंस्ड नहीं रहता।
इन्हें एजुकेशन हम कैसे दे सकते हैं, जो अपंग बालक हैं उनके लिए अलग से एजुकेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो अंधे बच्चे हैं उनके लिए अलग से अंधे बच्चों का जो स्कूल होता है उसमें उन्हें एडमिशन दिलवा सकते हैं, या फिर अगर कम थोड़ा बहुत दिखाई देता है तो उन्हें हम चश्मे की मदद से भी उन्हें ठीक किया जा सकता है, या ट्रीटमेंट उनका हो सकता है किसी भी तरीके से। डीफ जो पूरी तरीके से बहरे हैं उन्हें बहरे बच्चों के स्कूल में डाला जाए, और जो थोड़े से बहरे हैं उन्हें मशीनरी के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। इसी तरीके से स्पीच का है, निर्बल बच्चों का है कि अगर मेडिकेशन के से ठीक होता है तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो अलग से स्कूल इनके लिए होने चाहिए, जैसे कि दिल्ली गुड़गांव में बहुत सारे इस तरीके के स्कूल हैं। मेंटली हैंडीकैप्ड की एजुकेशन भी इसी तरीके से होती है, तो अलग से स्कूल हो, अगर कम बच्चा मेंटली हैंडीकैप्ड है तो नॉर्मल बच्चों के साथ भी पढ़ सकता है। इसी तरीके से इमोशनल और सोशल हैंडीकैप्ड होते हैं कि इनके लिए अलग से स्कूल खोले जाते हैं जहाँ पे इनके इमोशंस को ध्यान में रख के ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये था, ये फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। सेकंड यूनिट पे चलते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास। ठीक है, ग्रोथ क्या होती है? देखो, ग्रोथ होती है जिसे हम देख सकते हैं, मीजर कर सकते हैं, जैसे कि हाइट हो सकती है, वेट हो सकता है, साइज हो सकता है, बॉडी का शेप हो सकता है। जैसे कि छोटा बच्चा है, 6 महीने का ये बच्चा होगा, ये 10 महीने का हो सकता है। तो देखो बच्चे की ग्रोथ है, दिख रही है, फोटो में भी दिख रही है, और सामने से हम अपने घर वर में आस पड़ोस में भी देख सकते हैं। यानी ये बच्चा है, इसका साइज भी बढ़ रहा है, इसका बॉडी शेप भी बढ़ रहा है, इसकी हाइट भी बढ़ रही है, तो फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इससे भी बड़ा हुआ होगा। तो ये क्या है? ये ग्रोथ है जो हम देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन विकास क्या है आगे पढ़ेंगे वो भी। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट है कि ये बच्चा है, ये मैच्योर हो रहा है, अगले महीने हम देखेंगे तो बेशक इसकी हाइट वाइट इतनी ना बढ़े, लेकिन इसकी बॉडी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा। या फिर चलो 18 साल तक तो इनकी हाइट वेट सब कुछ पूरा हो जाएगा। 18 साल के बाद जो बच्चे में चेंजेस आते हैं, मतलब डेवलपमेंट वैसे तो माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है, लेकिन हम डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते विकास को। हम कैसे पता चलेगा कि इसकी समझ कितनी बढ़ गई है ना, या इसकी बॉडी कितनी मजबूत हो गई है? तो ये क्या होता है? ये विकास होता है जिसे हम माप नहीं सकते। ग्रोथ को हम क्या है? माप सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, यानी मात्रात्मक होती है ये, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग नहीं होती, बस मैच्योरिटी पे जाके खत्म हो जाती है। भाई हमारी हाइट है, एक उम्र तक ही तो बढ़ती है, वैसे थोड़ी हाइट पूरा जीवन बढ़ती रहेगी तो हम कितने लंबे हो जाएंगे, है ना। तो मैच्योरिटी तक बढ़ती है, बस 18-20 साल तक हो जाएगी कंप्लीट, फिर उसके बाद क्या है? कुछ भी नहीं। फिर ये जो विकास है ये हमारा जीवन भर चलता रहता है। विकास कब शुरू होता है? विकास माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है, और कब तक चलता है? कब्र तक चलता है। ठीक है, यानी प्रीनेटल स्टेज में शुरू हो जाता है और डेथ तक चलता है। इसके अंदर बहुत सारे सिस्टमेटिक चेंजेस आते हैं, जैसे कि फिजिकल भी आ जाते हैं, दिमाग से बच्चा होशियार होता जाता है, बहुत सारी एक्टिविटीज माइंड से करता जाता है। तो वो क्या है? जन्म से शुरू हो जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका, जो कि हमें नहीं दिखता, बस हम उसकी एक्टिविटीज से अंदाजा लगा देते हैं कि भाई पिछले महीने तो ऐसा था, इस महीने कुछ ज्यादा एक्टिविटी कर रहा है ना। तो लेकिन उसे हम माप नहीं सकते कि कितना दिमाग बढ़ा, तो वो क्या है? विकास है ना। सोशल इमोशनल, यानी इमोशनली जब छोटे बच्चे होते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत ज़्यादा रोता है, फिर अगले महीने थोड़ा सा कम रोएगा, फिर उससे अगले महीने थोड़ा सा हंसना शुरू करता है, 3-4 महीने का बच्चा। तो हम उसे माप थोड़ी सकते हैं, बस ये है कि हाँ बच्चा पिछले महीने तो रोता था, अब के महीने थोड़ी सी एक्टिविटी करने लगा है, तो वो क्या है? विकास है, जिसे हम माप नहीं सकते। ठीक है, माँ के गर्भ से शुरू होता है और डेथ तक चलता है। डेवलपमेंट इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन ग्रोथ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस इनटू रिजल्ट। हर लोग ने एक डेफिनेशन दी है कि क्या है? प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, यानी चेंजेस होते रहते हैं, दैट अकर ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी अनुभव और परिपक्वता का ही परिणाम है विकास। कंटिन्यूस प्रोसेस है, पूरा जीवन चलता रहता है। लाइफ लॉन्ग है, यानी पूरा जीवन चलता है, और मॉडिफिएबल है, जैसे हम आज हैं ऐसे हम 10 साल बाद नहीं रहेंगे। अब मैं जैसी आज हूँ, अगर मैं 15 साल बाद आप लोग मुझसे मिलें तो 15 साल बाद मैं ऐसी नहीं रहूंगी, मेरा बिहेवियर मॉडिफाई हो जाएगा, मेरे अंदर और भी स्किल्स आ सकती हैं, मैं अपनी स्किल्स पे काम करूँगी तो मेरी स्किल्स इंप्रूव हो सकती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हम माप नहीं सकते। ठीक है, यानी मेरा व्यवहार भी बदल सकता है, आवाज़ थोड़ी सी इधर क्या पता मोटी हो जाए, क्या पता और पतली हो जाए, जैसे जैसे हम बोलते रहते हैं आवाज़ की एक्सरसाइज हो रही है, तो मॉडिफिएबल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिजिक चेंजिंग फिजिक एंड बिहेवियर, यानी फिजिकली भी हम चेंज हो जाते हैं, बिहेवियर भी चेंज हो जाता है हमारा विकास में। क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है। अब गुणात्मक तो मैं पहले से ही कह रही हूँ कि गुणात्मक है। अब मात्रात्मक कैसे है? मात्रात्मक भी इसके अंदर इंक्लूडेड, क्योंकि ये माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है, तो ग्रोथ भी तो इसी के अंदर आ गई, है ना।
भाई 18-20 साल तक तो ग्रोथ होगी, और विकास भी माँ के गर्भ से शुरू होता है, तो आगे ना ग्रोथ इसके अंदर। ये किसका प्रोडक्ट है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है, यानी जितना विकास में हेरिडिटी का योगदान है इतना ही एनवायरनमेंट का है। ठीक है। सब्जेक्ट टू असेसमेंट यानी मूल्यांकन हम इसका कर सकते हैं, माप नहीं सकते लेकिन मूल्यांकन कर सकते हैं अगर अकेले को देखा जाए तो। वोम्ब टू टोम्ब चलता है, यानी माँ के गर्भ से कब्र तक जाता है। दो प्रोसेस इसके अंदर इन्वॉल्व है, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। लर्निंग क्या होती है? परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी हमारे बिहेवियर में चेंज होता जा रहा है, हम दिन पे दिन कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं। हम किसी नए इंसान से मिले, उससे हमने कुछ सीखा, नई जगह गए वहाँ हमने कुछ सीखा, हर रोज हर क्षण हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। फोन में हमने कुछ देखा, वहाँ से सीख सकते हैं। मैच्योरेशन क्या होता है? एनवायरमेंट में हम चीज़ों को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं परिपक्वता। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, पेपर में डिफरेंस लिखने को आ सकता है 2-4 नंबर में। तो ये क्या है? ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे वर्क करता है, सिर्फ मात्रात्मक होता है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है? मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ठीक है। इसके अंदर हमारा साइज चेंज होता है, यानी आकार चेंज होता है। भाई ग्रोथ में हमारी हाइट चेंज होगी, वेट होगा, शेप होगी, लेकिन इसमें क्या है? हमारी थिंकिंग चेंज होती है। ये एक्सटर्नल है, यानी इसे हम देख सकते हैं। डेवलपमेंट इंटरनल है। ग्रोथ क्या है? टोटली हेरिडिटी से जुड़ी हुई है, लेकिन डेवलपमेंट क्या है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से जुड़ा हुआ है। इसे हम मीजर कर सकते हैं, इसे हम एसेस कर सकते हैं, यानी इसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। बहुत ही गंदा लिखा गया है। इंक्लूड स्ट्रक्चरल चेंजेस, यानी इसके अंदर शरीर में बदलाव आ जाते हैं, लेकिन इसमें शरीर में भी और फंक्शन में भी। ठीक है, यानी हमारी समझ बढ़ रही है तो वो क्या है? फंक्शनल चेंजेस है, और हमारी हाइट बढ़ रही है तो वो है स्ट्रक्चरल चेंजेस, यानी शारीरिक बदलाव। इसके एस्पेक्ट देख लेते हैं कि इसके प्रकार और क्षेत्र। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में बॉडी स्ट्रक्चर का डेवलप होना, मसल्स, बोन्स, ऑर्गन्स का डेवलप होना। मोटर डेवलपमेंट में हमें हमारी जो मसल्स हैं, जो हमारी मांसपेशियां हैं, उन पे कंट्रोल आना, जैसे कि हम अपनी बॉडी पे बैलेंस बनाते हैं। जब बच्चे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जैसे छोटा बच्चा है, जब उसकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं तो बच्चा जैसे धीरे धीरे लड़खड़ाता है, फिर क्या है? वो अपने पैरों पे सही तरीके से चलने लगता है, तो उसका क्या है? मसल्स कंट्रोल आ जाता है अपनी बॉडी पे, यानी उसका मोटर डेवलपमेंट हो जाता है। मोटर डेवलपमेंट दो तरह का होता है, ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, यानी स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल। ग्रोस मोटर यानी जब हमारी बड़ी मांसपेशियां डेवलप हो जाएं, जैसे कि हम चल रहे हैं तो बड़ी मांसपेशियों की उसमें जरूरत पड़ रही है, पैरों में, हाथों में बड़ी मांसपेशियों की जरूरत पड़ रही है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जिसमें हमारी बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है, जैसे कि चलना, स्टैंडिंग खड़े होना, वॉकिंग चलना, रनिंग दौड़ना, सीटिंग बैठना, तो इसमें हमारी क्या है? बड़ी मसल यूज हो रही है ना, पैरों की और हाथों की। फाइन मोटर स्किल क्या होती है? जिसमें हमारी छोटी मसल यूज होती है। भाई देखो बच्चा 2 साल का हो गया तो उसकी बड़ी मसल तो डेवलप हो गई, लेकिन उसकी फाइन मोटर स्किल क्या है? धीरे धीरे डेवलप होंगी। वो पेंसिल पकड़ना सीखेगा, फिर पेंसिल से लिखना सीखेगा, फिर ड्राइंग करना सीखेगा, बॉल को पकड़ना है तो बॉल को किस तरीके से घुमा के फेंकना है, ग्रेस्पिंग करना सीखेगा। तो ये क्या है? ये फाइन मोटर स्किल है, जिसमें हमारी छोटी मांसपेशियां काम करती हैं। ठीक है। फिर है कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इसके अंदर हमारी बौद्धिक क्षमताएं आ जाती हैं, जैसे कि सोचना, तर्क करना, इमेजिनेशन करना, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी हमारे दिमाग से संबंधित जितनी भी एबिलिटीज होती हैं। ठीक है। सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, इसके अंदर हमारे इमोशनल रिलेशनशिप आ जाते हैं कि दूसरों के साथ हमारे किस तरीके के वे संबंध हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स, हम दूसरों को कितना समझते हैं, कितना विकास हमारा हुआ है। फ्रेंडशिप्स हमारी कितनी अच्छी, इंटीमेट रिलेशनशिप, हमारे पार्टनर के साथ हमारी कैसी बॉन्डिंग है, हम तर्क किस तरीके से करते हैं और बिहेव किस तरीके से करते हैं। अब है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट, यानी विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो हेरिडिटरी फैक्टर भी हो सकता है कि बच्चे का जो विकास है वो हेरिडिटी से भी अफेक्ट हो सकता है। बहुत बार जन्म से ही बच्चा होशियार पैदा हो, बहुत बार जन्म से ही बच्चा डल भी पैदा हो सकता है। बायोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं कि उसकी जैविक क्रियाएं पता नहीं किस तरीके से काम कर रही हैं, तो ये कारक भी प्रभावित करता है। उसकी बुद्धि कैसी है, इंटेलिजेंस, ये भी प्रभावित करता है बच्चे के विकास को। इमोशनल फैक्टर उसके कैसे हैं, यानी भावनात्मक कारक उसके कैसे हैं, तो ये भी अफेक्ट करता है। सोशल फैक्टर, समाज में किस तरीके से एडजस्ट कर रहा है, सामाजिक विकास उसका हुआ है नहीं है।
उसे कोई सीरियस डिजीज़ तो नहीं है, इंजरीज तो नहीं है तो वो फिर उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगी। उसे न्यूट्रिशन किस तरीके का मिला है बचपन में, ये भी बच्चे के विकास पे टोटली डिपेंड करता है कि उसका विकास कैसा हो रहा है, यानी उसे न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, प्योर एयर मिल रही है नहीं है, लाइट मिल रही है नहीं। तो बहुत सारे कारक हैं जो हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं विकास के सिद्धांत। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी सतत प्रक्रिया का सिद्धांत, या फिर हिंदी में और इसे कुछ भी बोलते हैं कंटिन्यूटी, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी बोलते हैं, निरंतरता का सिद्धांत, सॉरी निरंतरता का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो डेवलपमेंट क्या है, आजीवन चलने वाला है, कभी भी खत्म ना होने वाली प्रक्रिया है कि भाई विकास हमारा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। आज मेरी समझ बढ़ रही है, 20 साल बाद और समझदार हो जाऊंगी, फिर आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आती चली जाएगी। तो ये क्या है, ये विकास है। ठीक है, ऐसे ही सभी के साथ है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है लोग ग्रो करते हैं, नई नई स्किल्स को एक्वायर करते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, तो नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिलते हैं। हमारे इंटरेस्ट अलग, आज मेरा इंटरेस्ट यूट्यूब में है, कल मेरा इंटरेस्ट पता नहीं कहाँ होगा। तो इंटरेस्ट भी हमारे बदलते रहते हैं, टाइम टू टाइम अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, एस्पिरेशंस हमारी कुछ भी हो सकती हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रीसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी ये है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने का सिद्धांत। इसमें क्या है, बच्चा स्टार्टिंग में जनरल रेस्पॉन्स शो करता है, बाद में फिर स्पेसिफिक या गोल डायरेक्टेड रेस्पॉन्स शो करता है। यानी छोटा बच्चा जो है स्टार्टिंग में रोएगा तो कैसे पता चलेगा, वो कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स करेगा, तो अपनी पूरी बॉडी को यूज करता है, तो वो उसका जनरल रेस्पॉन्स है। बड़े होके क्या है, स्पेसिफिक रेस्पॉन्स आ जाता है कि कंबल के अंदर मुंह देके रो रहे हैं, तो वे क्या है, स्पेसिफिक रेस्पॉन्स है। ये तो मजाक कर रही हूँ, लेकिन जनरल टू स्पेसिफिक जाता है सिद्धांत विकास का। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, किसी भी तरीके से अलग हो सकता है, वो फिजिकली, मेंटली, सोशली, इंडिविजुअल डिफरेंसेस सभी में पाए जाते हैं, यानी हर कोई एक जैसा नहीं होता। इवन ट्विंस चिल्ड्रन हैव ऑल्सो डिफरेंसेस, यानी जुड़वा बच्चों में भी अंतर पाए जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न और सीक्वेंस, यानी समान पैटर्न और अनुक्रम का सिद्धांत। तो ये क्या है, इसके अंदर बच्चे की जो है, बच्चे का जो विकास है वो एक यूनिफॉर्मिटी में होता है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है, समान पैटर्न में होता है। जैसे कि भाई बचपन सभी के साथ आता है, बचपन आता है यानी इन्फेंसी आएगी स्टेज, फिर चाइल्डहुड आएगा, फिर अडल्टहुड आएगा, यानी बच्चा बड़ा होता होता जाएगा, यानी एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है। भाई हमारे यहाँ का बच्चा भी इन्फेंसी स्टेज में आ रहा है, दूसरे देश का बच्चा भी उस स्टेज में रहेगा। ठीक है, बचपन तो सभी का होता है, तो जैसे सभी बढ़ते हैं इसी तरीके से होता है। ठीक है, लेकिन विकास की जो दर है वो अलग होती है। दर का मतलब है कि कोई बच्चा 1 साल का बोल रहा है तो कोई बच्चा 2 साल का, 1.5 साल का बोलता है, तो विकास की दर अलग होती है। ठीक है, अब है दिशा का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। देखो ये रहा, रेट ऑफ डेवलपमेंट में वेरी इन डिफरेंट चिल्ड्रन, यानी दर जो होती है बच्चों की वो अलग होती है, क्योंकि हर बच्चे का जो विकास है वो अलग तरीके से होता है। कोई बच्चा 1 साल का चलना सीख जाता है, कोई 1.5 साल का सीखता है, कोई 2 साल का सीखता है, कोई बच्चा 1 साल का बोलना सीख रहा है तो कोई 2 का सीखता है। ठीक है, अब जो डायरेक्शन है प्रिंसिपल का, वो 2 तरीके का डायरेक्शन होता है, एक तो सिफेलोकोडल, एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकोडल होता है हेड टू टो जाना, यानी बच्चे का जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होना, यानी छोटा बच्चा है 4-5 महीने का, गर्दन संभालना सीखेगा, फिर अपनी बॉडी को संभालेगा, फिर धीरे धीरे अपनी पूरी बॉडी पे बैलेंस लाएगा, तो वो होता है सिफेलोकोडल। प्रोक्सिमोडिस्टल क्या होता है, सेंटर टू पेरिफेरी, यानी अंदर से बाहर की तरफ जब बैलेंस आता है। जैसे कोई भी बच्चा बड़ी चीज़ तो बहुत जल्दी से उठा लेगा, लेकिन अगर उसे सुई उठानी हो तो उस पर बाहर धीरे धीरे कंट्रोल आएगा, तो वो होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। जैसे कि पेंसिल पकड़नी है तो बच्चा क्या है, हाथ में तो पेंसिल को ऊपर से पकड़ लेगा, लेकिन उंगली और अंगूठे का जो कोऑर्डिनेशन है वो बाद में आएगा, बहुत धीरे धीरे आएगा। ठीक है, तो सेंटर टू पेरिफेरी कंट्रोल आता है प्रोक्सिमोडिस्टल में। अब है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी एकीकरण का सिद्धांत। तो डेवलपमेंट क्या है, इंटीग्रेशन में होता है। जैसे कि इंटीग्रेट क्या है, जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल में हमारे पैर यूज होते हैं, लेकिन उसमें हमारी आंखों का, पैरों का, माइंड का इंटीग्रेशन होता है कि हम साइकिल चलाते हुए आगे देख रहे हैं तो हमारी आंखों का और पैरों का भी इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, दोनों यूज हो रहे हैं। इसी तरीके से हम खेल रहे हैं तो हमारे हाथों का भी यूज होता है और आंखों का भी यूज होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी अंतर संबंध का सिद्धांत।
तो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके जो डायमेंशन है जैसे कि फिजिकल है, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आप लोग सोचोगे कि एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। अब देखो, अगर हमें कोई बीमारी है तो हम देखने में बिल्कुल भी खुश नहीं रहेंगे, हमारी पूरी बॉडी अफेक्ट होगी। यानी अगर हमें मेंटली कोई प्रॉब्लम है तो हम फिजिकली भी अफेक्ट होंगे, ठीक है। और अगर हमें ये दोनों प्रॉब्लम है तो हम सोशली भी अफेक्ट होंगे, समाज में भी सही तरीके से नहीं रह सकते। तो सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अंतर संबंध है। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, यानी परिपक्वता का सिद्धांत। तो मैच्योरेशन क्या होता है कि हम एनवायरनमेंट में किस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। जैसे कि हम किसी बच्चे को, 5वीं क्लास के बच्चे को कुछ काम कह रहे हैं और वो जो काम है वो 8वीं क्लास के बच्चे का है, तो हम कहते हैं कि ये बच्चा इस काम को करने के लिए अभी इतना मैच्योर नहीं है, ठीक है। तो मैच्योर होता है एनवायरनमेंट को किस तरीके से हम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। लर्निंग क्या होता है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी पूरा जीवन हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी आनुवांशिकता और पर्यावरण का सिद्धांत। तो बच्चे का जो विकास होता है वो दोनों पे निर्भर होता है, हेरिडिटी पे भी और एनवायरनमेंट पे भी, ठीक है। किसी बच्चे का बहुत अच्छा विकास हो रहा हो, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हो वो अपनी लाइफ में, तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि इस बच्चे को वातावरण मिला था। उसे वातावरण भी उतना ही रोल निभाता है उसके तरक्की करने में, और हेरिडिटी भी, भाई जन्म से वो होशियार होगा, ठीक है, और उसे वातावरण भी अच्छा मिला होगा। तो दोनों चीज़ों को जब एक साथ मिला देते हैं तो बच्चे की सक्सेस क्या है, होनी ही होनी है, ठीक है। अब कोई आईएएस आईपीएस मिल रहा है, कोई आईएएस बन रहा है, तो बहुत बार क्या है, हेरिडिटी भी इसमें रोल प्ले करती है कि बच्चा होशियार है, आईएएस बन गया, लेकिन उसे एनवायरनमेंट भी दिया गया है कि वो आईएएस बनाए, यानी उससे सपोर्ट भी मिला है, टाइम भी मिला है, सारी चीज़ें मिलके ही बच्चे का विकास होता है, ठीक है। मतलब ये दोनों जॉइंट प्रोडक्ट हैं डेवलपमेंट के। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट, यानी बच्चे का जो विकास होता है वो सर्पिल बनाम रेखिक होता है। जैसे कि ये देखो, ये आपने गूंज देखी होगी कभी, इसी तरीके से बच्चे का विकास होता है कि एक बार तो ज़्यादा हो रहा है, फिर थोड़ा सा रुकेगा, फिर कम होगा, फिर ज़्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर ज़्यादा होगा। जैसे कि बच्चा 8th क्लास में है तो एक बार तो उसकी हाइट इतनी निकल गई कि क्लास के सारे बच्चों से लंबा हो गया, फिर कुछ दिन के लिए थोड़ा सा शांत होगी उसकी हाइट, फिर आगे निकलेगी। तो क्या है, स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट, स्पाइरल ही होता है बच्चे का विकास, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, अर्ली डेवलपमेंट यानी प्रारंभिक विकास के महत्व क्या है बच्चे के डेवलपमेंट में। तो प्रारंभिक जो होती है, प्रारंभिक अवस्था जो होती है, अर्ली जो चाइल्डहुड होता है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के विकास में। अगर शुरुआती दिनों में बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन, इमोशनल डेवलपमेंट उसका सही हो रहा है, यानी फैमिली से उसे प्यार मिल रहा है, सोशल डेवलपमेंट उसका हो रहा है, कल्चरल एक्सपीरियंस उसका अच्छा है, तो बच्चे का विकास अच्छा ही होगा, यानी उसका अर्ली डेवलपमेंट क्या होगा, बेटर होगा, ठीक है। हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी होता है माँ बाप के जो गुण आते हैं बच्चों में, आनुवांशिकता यानी माँ बाप के गुण आना, ठीक है, विरासत से जो माता पिता से गुण मिलते हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है, हेरिडिटी को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें एनवायरनमेंट से हमें मिलती हैं। भाई जीन्स तो हमें मिल नहीं सकते वातावरण से, जीन्स तो हमें अपने माँ बाप से ही मिलेंगे, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, वातावरण की होती हैं, फिजिकल, सोशल, मोरल। भाई हम समाज के तौर तरीके भी वातावरण में आके सीखते हैं, हम मोरलिटी, गलत सही क्या है ये भी हम वातावरण में आके ही सीखते हैं, कल्चरल, इमोशनल ये भी हम वातावरण में आके ही सीखते हैं, ठीक है। अब है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे, सबने अपने अपने अकॉर्डिंग स्टेजेस दी। सेली नाम के थे, उन्होंने कहा इन्फेंसी 1 से 5 साल होती है, चाइल्डहुड 5 से 17 साल, एडोलसेंस 12 से 18 साल, ठीक है। रोस आए, फिर रोस ने अपने हिसाब से बताई, काल्सनिक आए, उन्होंने अपने हिसाब से बताई। तो आप देख सकते हैं, वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद ये वाले करने हैं, ठीक है। प्रीनेटल पीरियड अप टू बर्थ, इन्फेंसी पीरियड बर्थ टू 5 ईयर्स, चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स और एडोलसेंस 13 to 19 ईयर्स। जब एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया कि बच्चे की जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की वो कौन कौन सी होनी चाहिए, तो माँ के गर्भ से लेके जन्म तक की एक अवस्था, जन्म से लेके 5 साल की एक अवस्था, उसे इन्फेंसी स्टेज बोला गया, चाइल्डहुड स्टेज 6 से 12 साल और एडोलसेंट स्टेज 13 से 19 साल, ठीक है। अब बहुत जगह आपको इन्फेंसी जन्म से 2 साल भी मिल जाएगी, इन्फेंसी जन्म, पेन चेंज कर लेती हूँ एक बार, बहुत बार इन्फेंसी आपको जन्म से 2 साल भी मिल जाएगी। फिर चाइल्डहुड जो है, चाइल्डहुड को 2 स्टेज में बांटा गया, अर्ली चाइल्डहुड,
अर्ली चाइल्डहुड और मिडल चाइल्डहुड। ठीक है, तो ये क्या है, 2 से 6 साल यानी 3 से 6 साल भी मान सकते हो और 6 से 12 साल, मतलब बहुत जगह ये भी मिल जाएगा, तो ये भी गलत नहीं है। एडोलसेंस 13 से 18 साल या 13 अबोव। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगा कि प्रीनेटल स्टेज इन्फेंसी स्टेज जन्म से 2 साल, चाइल्डहुड इसमें 2 हैं, अर्ली चाइल्डहुड और मिडल चाइल्डहुड, एडोलसेंस 13 से 18 साल। ठीक है, तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने हिसाब से दिए हैं, तो सीटेट में इस तरीके से भी पूछ लेता है। ठीक है, वैसे हम इनके हिसाब से अब पढ़ेंगे आगे कि प्रीनेटल पीरियड जन्म से बर्थ तक, माँ के गर्भ से बर्थ तक, इन्फेंसी बर्थ टू 5 ईयर्स यानी जन्म से 5 साल, चाइल्डहुड 6 से 12 साल, एडोलसेंस 13 से 19 साल। ये स्टेजेस हैं, ये 4 स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो सारी जो डिटेल में है वो कल पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। 1 से 1.5 घंटे, 1 घंटे के आसपास की क्लास तो हो भी गई होगी, वरना 2 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि सारों को हमें डिटेल में पढ़ना है। एग्जाम में पूछी जाती है, एडोलसेंस तो पूछा ही जाता है हर बार, ज़्यादातर बहुत बार पूछा गया है एडोलसेंस, तो सारे हम डिटेल में करने वाले हैं, कल पढ़ेंगे, बाकी आगे की यूनिट्स भी करेंगे। तो होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक तो ज़रूर करके जाना, क्योंकि लाइक आप बहुत कम करते हैं। आज देखूँगी कितने लाइक आते हैं, तो लाइक करने में कोई पैसे भी आपके नहीं लगते हैं, पैसे तो वैसे भी नहीं लगेंगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं, जहाँ भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहाँ शेयर कर सकते हैं वीडियो, बीएड ग्रुप में। बाकी मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, और बाय बाय, टेक केयर।